आवाज नहीं आ रही थी क्या? ठीक है, चलिए नमस्कार आप सभी को, है ना। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राजवंश कौन सा चल रहा था? वाकाटक राजवंश चल रहा था, है ना। कुछ शासकों के बारे में जानकारी देखी थी हमने। पहला कौन था? विंध्य शक्ति था। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अच्छे से सुनते चलना, ठीक है। फिर जहां से नए शासक की जानकारी है वो बताऊंगा, है ना। पहले कौन आए थे? विंध्य शक्ति थे, यही कौन थे? संस्थापक थे, ठीक है। उसके बाद कौन आया? इनका पुत्र प्रवरसेन प्रथम आया, ठीक है। ये दो शासकों के बाद रुद्रसेन प्रथम आते हैं, रुद्रसेन प्रथम आते हैं। फिर उसके बाद पृथ्वीसेन प्रथम आते हैं, चौथे नंबर के शासक, है ना। फिर पांचवें नंबर के शासक कौन आए? रुद्रसेन द्वितीय, जिनकी पत्नी प्रभावती हुई, है ना। उनका पुत्र प्रवरसेन द्वितीय, जो कि छठे नंबर का शासक हुआ वाकाटक राजवंश में, ठीक है। उसके बाद सातवें शासक जो कल अंत में हम लोग ने देखा था वो है नरेंद्र सेन, ठीक है। नरेंद्र सेन, उनके शासन में एक ताम्रपत्र देखे थे, बालाघाट ताम्रपत्र, है ना। वो किनका था? इनके पुत्र का था, पृथ्वीसेन का, जिसमें उन्होंने अपने पिता के बारे में जानकारी बताई, ठीक है। तो चलिए आज लिखना 8वां शासक, है ना। 8 नंबर डाल के शासक का नाम लिखना पृथ्वीसेन द्वितीय। शासक का नाम क्या लिखेंगे? पृथ्वीसेन द्वितीय, है ना। पृथ्वीसेन द्वितीय हो गया। चलिए अब भौदत्त वर्मा ने नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण करके उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था, ठीक है। तो वाकाटक राजवंश में नरेंद्र सेन के पश्चात उनके पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय, किसके पुत्र है ये? नरेंद्र सेन के, है ना, जो कल मैं बता चुका हूं, है ना। तो पृथ्वीसेन द्वितीय राजगद्दी पर बैठते हैं और ये क्या करते हैं? इनके समय एक केसरी बेड़ा ताम्रपत्र लिखना, ठीक है। पृथ्वीसेन द्वितीय डालना, उसके बाद लिखना केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, ठीक है। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किसका था? नाम लिखना अर्थपति भट्टारक। नाम क्या लिखोगे? केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अर्थपति भट्टारक। ये शासक है नल वंश के, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किसका? अर्थपति भट्टारक का, नल वंश के शासक है, ठीक है। अब ये अर्थपति भट्टारक कौन है? जो भौदत्त वर्मा थे उन्हीं के उत्तराधिकारी, ठीक है। नरेंद्र सेन के समय पे भौदत्त वर्मा थे, नरेंद्र सेन के बाद उनका पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय, वैसे ही भौदत्त वर्मा के पश्चात उनका पुत्र है, ये जानकारी नहीं मिलती, उत्तराधिकारी है, ठीक है। हो सकता है उनका छोटा भाई रहा हो या फिर पुत्र रहा हो, बस इतना लिखना है, उत्तराधिकारी, ठीक है। उन्हीं का क्या है? केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, ठीक है। अर्थपति भट्टारक का, जो कि नल वंश के शासक है और भौदत्त वर्मा के उत्तराधिकारी है, ठीक है। यहां तक समझ आया। और अर्थपति भट्टारक की राजधानी कौन सी है? पुष्करी, पुष्करी, है ना। ब्रैकेट में लिखना भोपालपट्टनम। कहाँ पे है भोपालपट्टनम? आज अगर देखेंगे तो बीजापुर में है, उस समय बस्तर में था, ठीक है। अर्थपति भट्टारक की राजधानी क्या है? पुष्करी, भोपालपट्टनम, है ना, वाला भोपालपट्टनम वाला क्षेत्र, ठीक है। उस समय नाम था पुष्करी, उस समय बस्तर क्षेत्र में था, अभी बस्तर जिले से अलग होके बीजापुर जिले में है। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में क्या उल्लेख है? केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में यह जानकारी मिलती है कि पृथ्वीसेन द्वितीय, है ना, इन्होंने क्या किया? अपने पिता का प्रतिशोध लेने का सोचा, ठीक है। कहानी सुनना, इन्होंने क्या किया? अपने पिता का प्रतिशोध लेने का सोचा, लेकिन चूंकि राजधानी और राज्य तहस नहस हो चुके थे, पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे, तो इसने क्या किया? वापस से शक्तियां बनाई, है ना, इकट्ठा किए, सैन्य सहायता कहीं से ली, सैनिक बनाए, एक सेना बनाई, ठीक है। असला बारूद बनाया, गन वन सब इकट्ठा किए। उसके बाद क्या किया? पूरा एक सेना, है ना, पूरी तरीके से एक प्लान करके, राजधानी किसकी? अर्थपति भट्टारक की, कौन सी है? पुष्करी, वहां पे इन्होंने आक्रमण किया, ठीक है। कहां पे आक्रमण किया? अर्थपति भट्टारक की राजधानी पुष्करी में। और
युद्ध हुआ, युद्ध में परास्त कौन हुआ? अर्थपति भट्टारक। ठीक है, युद्ध में परास्त कौन हुए? अर्थपति भट्टारक। और उसी युद्ध में अर्थपति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसी युद्ध में अर्थपति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये कहानी पृथ्वीसेन द्वितीय की थी। कहानी खत्म हो चुकी है। वाकाटक राजवंश के 8वें शासक। ठीक है, इसके बारे में, पृथ्वीसेन द्वितीय के बारे में एक वाक्य कहा गया है ग्रंथ में। ठीक है, ग्रंथों में एक वाक्य कहा गया है पृथ्वीसेन द्वितीय के बारे में। ठीक है, वो वाक्य क्या है? खोए हुए भाग्य को बनाने वाला। क्या कहा गया है? खोए हुए भाग्य को बनाने वाला। ये वाक्य कहा गया है पृथ्वीसेन द्वितीय के बारे में। ठीक है, पृथ्वीसेन द्वितीय की जानकारी यहाँ पे पूर्ण होती है। नरेंद्र सेन का पुत्र था। ठीक है, पिता का प्रतिशोध लेने के लिए नलवंश के शासक अर्थपति भट्टारक, जो कि भवदत्त वर्मा के उत्तराधिकारी थे, उनकी राजधानी पुष्करी, कहाँ पे? भोपालपट्टनम, अभी का वर्तमान का बीजापुर। वहाँ पे इन्होंने आक्रमण करके उसको हरा दिया और युद्ध में अर्थपति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये कहानी समझ आई? ठीक है, और इनको क्या कहा गया? खोए हुए भाग्य को बनाने वाला। चलिए, अब कौन से क्रम के शासक आएंगे? 9वें क्रम के। 9वें क्रम के शासक में नाम लिखना देवसेन। 9वें क्रम के शासक में नाम क्या लिखेंगे? देवसेन। ठीक है, देवसेन कौन थे? पृथ्वीसेन द्वितीय के पुत्र थे। देवसेन कौन थे? पृथ्वीसेन द्वितीय के पुत्र थे। ठीक है, बस 2 लाइन की जानकारी है इनके बारे में। पृथ्वीसेन द्वितीय के पुत्र कौन थे? देवसेन। ठीक है, पृथ्वीसेन के बाद उसका पुत्र देवसेन शासन करने के लिए बैठा। उस तरफ जो अर्थपति भट्टारक की मृत्यु हो चुकी थी, उस ओर भी तो कोई आएगा ना, कोई नया शासक। ठीक है, तो अर्थपति का एक अनुज था, छोटा भाई। अर्थपति का कौन था? एक अनुज था, छोटा भाई। वो कौन था? स्कंद वर्मा। उसका नाम क्या था? स्कंद वर्मा। ठीक है, पृथ्वीसेन द्वितीय का पुत्र देवसेन, जो कि वाकाटक राजा बना, वाकाटक राजवंश का। उस तरफ नलवंश में जो अर्थपति थे उसके अनुज हुए, है ना? नाम क्या था उनका? स्कंद वर्मा, नलवंश के शासक। उन्होंने वापस इस दुश्मनी को और आगे बढ़ाया। ठीक है, इस दुश्मनी को और आगे बढ़ाया। तो इसने क्या किया? इसने भी प्रतिशोध लेने का सोचा। तो इसने क्या किया? वापस से वाकाटक राजवंश पर आक्रमण किया। इनको ज्ञात नहीं था कि इस समय पृथ्वीसेन की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, पृथ्वीसेन की मृत्यु हो चुकी थी जब स्कंद वर्मा ने वाकाटक राजवंश पर वापस से आक्रमण किया। लेकिन जब आक्रमण के दौरान इनको ये पता चला कि ये तो उसी का पुत्र है, पृथ्वीसेन का ही पुत्र है। कौन? देवसेन। तो इसने क्या किया? बाप नहीं तो पुत्र ही सही। ठीक है, इसने देवसेन पर आक्रमण किया। देवसेन कमजोर शासक था, देवसेन परास्त हो गया। ठीक है, देवसेन की इतनी ही कहानी है। और यहाँ से स्कंद वर्मा का फिर से नियंत्रण हो जाता है। कहाँ पे? नंदीवर्धन वाले क्षेत्र में। ठीक है, वाकाटक राज्य जो क्षेत्र था उसमें वापस से किसका नियंत्रण हो गया? स्कंद वर्मा का। स्कंद वर्मा कौन? नलवंश का शासक। ठीक है, देवसेन के बारे में भी जानकारी पूर्ण होती है, जो कि 9वें क्रम के शासक थे। 10वें शासक लिखना 10 नंबर डाल के हरिसेन। हरिसेन नहीं लिखना, हरिसेन लिखना। जैसे सेन सेन लिख रहे थे ना अभी, देवसेन, पृथ्वीसेन, नरेंद्र सेन, वैसा ही हरिसेन लिखना। ठीक है, हरिसेन हो गया। साइड में लिखना अंतिम शासक। वाकाटक राजवंश के अंतिम शासक कौन हुए? हरिसेन हुए। यहां तक हो गया। चलिए, तो हरिसेन जो थे, पहले वाकाटक राजवंश की 2 शाखाओं के बारे में मैंने बताया था, है ना, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा है। पहली शाखा कौन सी थी? नंदीवर्धन, जिसके बारे में जितनी भी जानकारी थी हमने देख ली है ना। दूसरी शाखा है वत्सगुल्म, मैंने बताया था दूसरी शाखा कौन सी है? वत्सगुल्म। उसकी स्थिति के बारे में हमने नहीं देखा था। तो वत्सगुल्म जो शाखा है, जो कल बरार वाला क्षेत्र मैंने बताया था, ठीक है, बरार वाला जो क्षेत्र है अकोला महाराष्ट्र, है ना, सेंटर क्या बताया था? अकोला महाराष्ट्र। पूर्व में वर्धा से लेके पश्चिम में कहाँ तक?
मलकापुर तक। पूर्व में वर्धा से लेके, जो नागपुर के बाद वर्धा पड़ेगा, वर्धा के बाद अकोला पड़ेगा, अकोला के बाद मलकापुर। तो जो अकोला है वो सेंटर होता था बरार का, बरार या विदर्भ का। वहाँ पे शासक कौन था? हरिसेन। उसको जब जानकारी मिलती है कि हाँ मेरी राजवंश का एक शासन है, कहाँ पे? नंदीवर्धन, जिसकी राजधानी है छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो इसको जानकारी मिलती है कि नंदीवर्धन वाले क्षेत्र में अभी कोई शासक नहीं है, वह राज्य शासक विहीन है, ठीक है। उसकी शाखा थी। तो इसने क्या किया? वत्सगुल्म से आके अकोला महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से आके इसने नंदीवर्धन में शासन किया, छत्तीसगढ़ में शासन किया, ठीक है। छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र उस समय क्या कहलाता था? दक्षिण कोशल। दक्षिण कोशल वाले क्षेत्र में हरिसेन ने क्या किया? आके अपना शासन स्थापित किया, और यही अंतिम शासक थे। और हरिसेन ने, है ना, जब यहाँ पे शासन अपना प्रारंभ किया, उसके बाद राज्य उन्नति करने लगा। राज्य क्या किया? उन्नति करने लगा, है ना। राज्य के जितने भी क्षेत्र है ना, सब में विकास देखा गया। राज्य एक तौर से विकास करने लग गया था, है ना, ठीक है। बस इतनी ही जानकारी है हरिसेन की। हो गए। कितने शासक हुए? टोटल 10 शासक हुए। विंध्य शक्ति से स्टार्ट हुआ था। विंध्य शक्ति, प्रवरसेन, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, फिर प्रवरसेन द्वितीय, है ना। प्रवरसेन द्वितीय के बाद नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन द्वितीय, फिर देवसेन के बाद लास्ट में हरिसेन, ठीक है। हरिसेन यहाँ के नहीं थे। अगर क्वेश्चन आए या फिर मैचिंग में पूछा जाए कि कौन से शासक बाहर से आए थे या फिर जिनका सीधे संबंध नंदीवर्धन या फिर दक्षिण कोसल वाले राज्य से नहीं था, तो हरिसेन होगा, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ तक हो गया। चलिए, ये शासकों की जानकारी हो गई। अंत में 2-3 लाइन और लिखना, ठीक है। एक लाइन लिखना, प्रभावती गुप्त, है ना, उनका पूना अभिलेख। प्रभावती गुप्त का पूना अभिलेख। प्रभावती गुप्त का जो पूना अभिलेख है, पूना महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है ना, वहाँ से उनका एक अभिलेख मिलता है। अभिलेख में क्या बताया गया है कि वाकाटकों द्वारा जो एक उपाधि धारण की गई है, वाकाटक शासकों द्वारा एक उपाधि धारण की गई है, उस उपाधि का नाम क्या है? महाराज। महाराज, ठीक है। और वही उपाधि हम पहले किसके में देख चुके हैं? कौन सा शासक है जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी? प्रवरसेन प्रथम ने, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है पूना अभिलेख में, जो कि प्रभावती गुप्त का है। प्रभावती गुप्त कौन थी? रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, ठीक है। चलिए, पूना का जो अभिलेख है उसमें जानकारी मिलती है कि वाकाटक शासकों ने महाराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और उससे श्रेष्ठ एक उपाधि होती है महाराजाधिराज की। वो उपाधि किसने धारण की थी? गुप्त शासकों ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर एक चीज ये हो जा रही है कि जो गुप्त की जो अधिसत्ता है, उसकी अधीनता, है ना, वो वाकाटकों ने यहाँ पे स्वीकार कर ली थी। इसलिए छोटी उपाधि वाकाटकों की, बड़ी उपाधि किसकी? गुप्त राजाओं की, महाराज और महाराजाधिराज। तो यहाँ से क्लियर क्या हो गया एक चीज कि यहाँ से गुप्त शासकों का प्रत्यक्ष यहाँ पे जो संबंध है, या फिर यहाँ पे प्रत्यक्ष शासन या फिर प्रभाव, जो भी कह लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हो चुका था दक्षिण कोसल वाले क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, प्रभावती गुप्त का पूना अभिलेख हुआ। एक और लिखना है तो लिख लेना। एक और तर्क दिया जाता है कि चूंकि त्रिपुरी में कलचुरियों का शासन आ चुका था, त्रिपुरी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, ठीक है, तो एक गुंजाइश ये भी बनती है, एक संभावना ये भी बनती है कि त्रिपुरियों ने आक्रमण करके वाकाटक राजवंश का खात्मा किया है, उनका अंत किया है। एक संभावना है, कोई पुष्टि नहीं होती है, कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। एक चीज ये हो गया। चलिए, लास्ट में एक चीज दिखना कि ये जो संपूर्ण जानकारी है, जो भी हम लोग शासक देखे है ना, उनका राज्य विस्तार क्षेत्र देखा, राजधानी देखी, प्रभावती का पूना अभिलेख देखा, जो भी चीज है, जो आक्रमण हुए, पिता पुत्र, है ना, प्रतिशोध वाला जो भी चीज देखा, ये जानकारी, संपूर्ण जानकारी कहाँ पे मिलती है? पहली चीज है अभिलेखों से। पहली चीज क्या है? अभिलेखों से।
दूसरी चीज है, जो स्रोत है जहां से मिलती है, एक इतिहासकार हुए छत्तीसगढ़ के, डॉक्टर वासुदेव विष्णु मिरासी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, डॉक्टर वासुदेव विष्णु मिरासी, है ना, डॉक्टर वासुदेव विष्णु मिरासी। उनकी पुस्तक, पुस्तक का नाम क्या है, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, वाकाटक राजवंश का इतिहास। उनकी पुस्तक का नाम क्या है, वाकाटक राजवंश का इतिहास। तो संपूर्ण जानकारी जो है इस राजवंश की, पहली जो अभिलेख से मिलती है, दूसरी डॉक्टर वासुदेव विष्णु मिरासी की पुस्तक वाकाटक राजवंश के इतिहास से। ठीक है, 4 राजवंशों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। अभी 5वां और अंतिम राजवंश, हेडिंग डालोगे गुप्त वंश। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, साफ कर दूंगा। हेडिंग क्या डाले हो, 5वां राजवंश, है ना, राष्ट्रीय राजवंश की बात हो रही है। 5वां राजवंश कौन सा है, गुप्त वंश, है ना। बाकी के 4 राजवंश कौन कौन से देखे, पहला है मौर्य वंश, उसके बाद है सातवाहन वंश, तीसरा और सबसे छोटा जो था वो था मेघवंश या फिर महामेघवाहन वंश, और अभी जो चौथा देखे हैं वो है वाकाटक राजवंश, है ना। तो 5 नंबर डाल के हेडिंग क्या डालोगे, गुप्त वंश। ठीक है, चलिए 5वां जो राष्ट्रीय राजवंश है वो है गुप्त वंश। अब गुप्त वंश के बारे में जो राष्ट्रीय स्तर पे थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, इनमें शासन का काल लिखना, आप एक मोटा मोटा लिख लेना, 319 से 550। 319 से 550 नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, 319 से 550 किस लिए बताया, वाकाटक राजवंश का कहाँ से था, 250 से 500 तक। तो जो ड्यूरेशन, जो जो काल है ना, जो पीरियड है वो सेम है, इसी टाइम है ना, जो समय बताया जा रहा है सेम समय है। तो इनका 319 से 550 लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए इनका जो क्षेत्र था, जो शासन क्षेत्र था, है ना, जो क्षेत्र था वो कहाँ से कहाँ तक था, पूरा उत्तर भारत, है ना, पूरा उत्तर भारत, संपूर्ण उत्तर भारत, है ना। उत्तर से अगर नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आए, पूर्व में उड़ीसा, ठीक है, पश्चिम में गुजरात से लेके पूर्व में उड़ीसा तक, ऊपर पूरा उत्तर भारत, कहाँ तक, नीचे मध्य प्रदेश या फिर सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है मध्य भाग, वहां तक। ये बीच वाला जो हिस्सा है पूरा क्या था, गुप्त वंश था, गुप्त साम्राज्य था। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, गुप्त साम्राज्य का कहां पे शासन था। ठीक है, चलिए उसके बाद एक चीज लिखना यहां पे, कुषाण के बाद आए थे ये, है ना। अगर भारत के इतिहास की बात की तो कुषाण के पश्चात आए थे ये, कुषाण के पश्चात आए थे, है ना। कुषाण के पश्चात क्यों बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो मौर्य वंश, सातवाहन वंश, उसके बाद मेघवंश, मेघवंश के बाद
सातवाहन के बाद कुषाण के साक्ष्य जो है सातवाहन में मिले हैं। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो कुषाण के बाद यहाँ पे वाकाटक आ रहा है ना। अगर देखेंगे एक चीज नोट करना कि उत्तर भारत में जो गुप्त राजवंश है वो कुषाण के बाद आ रहे हैं, कुषाण के बाद गुप्त। और वैसे ही मध्य भारत में है ना, मध्य भारत या फिर दक्षिण कोसल वाला जो क्षेत्र है, इसमें क्या हो रहा है, कुषाण के बाद कौन से आ रहे हैं, कुषाण के बाद आ रहे हैं यहां पे वाकाटक। ठीक है, और दोनों समकालीन थे ये भी बता चुका हूं। ठीक, तो जब यहाँ पे उत्तर भारत में गुप्त राजवंश था तो मध्य भारत में कौन सा था, वाकाटक राजवंश थे, है ना। और जो दक्षिण वाला हिस्सा है, दक्षिण भारत का भी देख लेते हैं। दक्षिण भारत में छोटे छोटे राज्य थे, छोटा छोटा शासन था, कर्नाटक वाले क्षेत्र में अलग था, ठीक है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में अलग था। तो जो अपन पढ़ेंगे ना बाद में, जो भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, तो लिख लेना एक थोड़ा सा, चेर हो गया, चेर, चोल हो गया, चेर राजवंश, चोल राजवंश, पांड्य हो गए, है ना, पांड्य हो गए, और क्या था, गंग वंश हो गया, कदम्ब वंश हो गया, यही कर्नाटक में थे, है ना, कदम्ब वाले। ठीक है, तो जब उत्तर भारत में गुप्त शासन था, गुप्त शासकों का साम्राज्य स्थापित था, उसी समय मध्य भारत में वाकाटक राजवंश और दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांड्य, गंग या फिर कदम। यहां तक क्लियर हुआ। अब इनकी राजधानी क्या थी गुप्त शासकों की, राजधानी लिखना पाटलिपुत्र। राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अभी कहाँ पे, पटना। ठीक है, जो अभी का जो पटना है बिहार में, बिहार में जो पटना है ना, वही क्या है, पाटलिपुत्र था। तो ये गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी हो गई। अब छत्तीसगढ़ में प्रभाव देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ में प्रभाव देखेंगे, इससे पहले गुप्त राजवंश के समय में दक्षिण कोसल को क्या कहा जाता था, मतलब मध्य क्षेत्र को, मध्य क्षेत्र को इसके समय में क्या कहा जाता था छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ वाला जो मध्य क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता था, कोशल। ठीक है, कोशल कहा जाता था, नामकरण में देख चुके हैं। और बस्तर वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था, बस्तर वाला जो अरण्य क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता था, महाकांतार कहा जाता था। याद आ रहा है ना। ठीक, इतनी जानकारी हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग है ना, उसको गुप्त काल में क्या कहा जाता था, कोशल कहा जाता था। और बस्तर वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था, महाकांतार कहा जाता था। ठीक है, भारत में गुप्त वंश का थोड़ा सा देख लिए कि राजधानी क्या थी, राज्य का जो साम्राज्य का जो क्षेत्र था, है ना, और उनके समय में समकालीन मध्य भारत में और दक्षिण भारत में कौन से राजवंश थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, कनेक्ट करने में आसानी होती है करके बताया, है ना। अब छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पहले क्या देखे, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र को, मैदानी क्षेत्र को कोशल और बस्तर वाले क्षेत्र को महाकांतार। अब लिखना सब हेडिंग डाल के स्रोत, स्रोत है ना, स्रोत जहां से साक्ष्य मिले हैं, स्रोत जहां से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पहला नंबर डाल के लिखना यहां पे,
खैरताल, खैरताल, खैरताल कहाँ पे है? बलौदा बाजार में। ठीक है, कहीं कहीं पे किसी बुक में आपको रायपुर मिलेगा, किसी किसी बुक में आपको जांजगीर चांपा मिलेगा। ठीक है, इसको आपको क्या लिखना है? बलौदा बाजार। खैरताल एक जगह है बलौदा बाजार में। यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे 54 सिक्के मिले हैं, 54 सिक्के। अब भाई 54 सिक्के मिल गए तो क्या हुआ? सिक्के तो जेब में भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो 54 सिक्के हैं इसमें एक शब्द अंकित है। शब्द क्या है? एक शब्द अंकित है। शब्द अच्छे से सुनना, विक्रमादित्यस्य, है ना? विक्रमादि, यहां पे रुक जाओ, विक्रमादि, है ना? त्यस्य, बोर्ड में देख सकते हो, है ना? विक्रमादित्यस्य, आधा त फिर या, फिर आधा सा फिर या। ठीक है, विक्रमादि तक सेम है, फिर उसके बाद आधा त फिर या, फिर आधा सा फिर या। क्या अंकित है यहाँ पे? सिक्कों में क्या अंकित है? विक्रमादित्यस्य। ठीक है, ये एक शब्द अंकित है। तो ये जो शब्द अंकित है इससे क्या पुष्टि होती है? कि ये जो सिक्के हैं, है ना, ये जो सिक्के हैं ये गुप्त वंश के शासक थे, कुमार गुप्त। तो ये इससे क्या साबित होता है ना, कि ये कुमार गुप्त के सिक्के थे। और कुमार गुप्त कौन? गुप्तवंशी शासक। ठीक है, 54 जो सिक्के मिले हैं, खैरताल एक जगह है बलौदा बाजार में, वहां पे 54 सिक्के मिले हैं। 54 सिक्कों में एक शब्द अंकित है, विक्रमादित्यस्य, है ना? और वो जो विक्रमादित्यस्य अंकित है ना, तो वो जो कुमार गुप्त हैं, जो गुप्त शासक है, उनके सिक्कों पे सेम वर्ड, है ना, यही विक्रमादित्यस्य अंकित होता था। इससे क्या अनुमान लगाया गया है कि ये कुमार गुप्त का ही सिक्का होगा। ठीक है, जो कि गुप्तकालीन शासक है। और एक और विशेष चीज यहाँ पे मिलती है, जो सिक्के हैं ये 54 के 54 सिक्कों पे गुप्तकालीन सज्जा मिलती है। जो गुप्तकालीन सज्जा, गुप्तकालीन सज्जा मतलब जो गुप्त काल में, है ना, गुप्त काल में उस समय के सिक्कों पे जो भी नक्काशी किया जाता रहा होगा, कुछ चित्र बनाए जाते रहे होंगे, है ना, कुछ चिन्ह रहा होगा जो कि राजवंश का चिन्ह रहा होगा। तो जो जैसा मिलता था गुप्त वंश के सिक्कों पे, गुप्त काल के गुप्त वंश के सिक्कों पे, वैसा ही सज्जा जो है कहाँ पे मिला है? जो खैरताल है बलौदा बाजार से जो 54 सिक्के मिले हैं उस पे सेम सज्जा मिली है। ठीक है, एक स्रोत का हिस्सा ये हो गया। 2 नंबर डाल के लिखना। दो नंबर डाल के लिखना, बाना बरद। किसी को पता है कहाँ है? अगर पूछते हैं हम लोग तो आप लोग को ये लग रहा होगा कि सर लोग तो पूछ रहे, हम लोग बोलेंगे कैसे? अरे तो कमेंट में कमेंट किया करो ना। बाना बरद कहाँ है? दुर्ग में। ठीक है, बाना बरद कहाँ है? दुर्ग में है। दुर्ग में है तो क्या हो गया? ठीक, यहाँ पे कुल 20 सिक्के मिले हैं, कुल 20 सिक्के मिले हैं। ठीक है, बाना बरद एक जगह है दुर्ग में, वहां पे कितने सिक्के मिले हैं? 20 सिक्के। अब इस 20 सिक्कों में क्या क्या है? एक तो सोने के सिक्के हैं, है ना, सोने के सिक्के, इसको तकिया लेके सोया जाता है, वैसे ही वाला सोना है। ठीक है, एक है सोने के सिक्के हो गए। दूसरा क्या है? अब ध्यान से सुनना, एक मिला है कांच का सिक्का, एक केवल, है ना, कांच का सिक्का। एक क्या मिला है? कांच का सिक्का। टोटल सिक्के कितने मिले हैं? 20 मिले हैं। 20 में क्या है? सोने के सिक्के हैं कुछ, उसमें से एक जो सिक्का है वो कांच का सिक्का है। ठीक है, दूसरा एक सिक्का है, वो किसका है? समुद्रगुप्त का सिक्का है।
ठीक, समुद्रगुप्त का सिक्का है। और 7 जो सिक्के मिले हैं, 7 सिक्के, वो किसके हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। अच्छे से याद रखना, 20 सिक्के मिले हैं, मान के चलो 20 सिक्के हैं, उसमें से सोने के हैं कुछ, ठीक है, सोने के सिक्के हैं। एक सिक्का कांच का निकल गया, धोखा हो गया, ठीक है। एक सिक्का समुद्र में चले गया, समुद्रगुप्त का हो गया, ठीक है। 7 सिक्के चंद्रमा में चले गए, चंद्रगुप्त द्वितीय के हो गए। याद रहेगा, कहानी बना बना के याद रखना, ठीक। और ये जो सिक्के हैं 20 कहाँ पे मिले हैं? बानाभरत दुर्ग में मिले हैं, जिसमें टोटल 20 सिक्के हैं। उसमें से जो कुछ हैं वो सोने के हैं, एक जो सिक्का है कांच का है, एक सिक्का जो है वो समुद्रगुप्त का है, और 7 जो सिक्के हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं, ठीक है। चलिए, सिक्के 2 जगह से मिल गए, खैरताल बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से पश्चिम की ओर आए दुर्ग, दुर्ग में बानाभरत, ठीक है। तीसरी जगह लिखना पिटाई वल्द, पिटाई वल्द आरंग में, ठीक है। पिटाई वल्द कहाँ पे है? आरंग में है। यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे कुल 40 सिक्के मिले हैं। कितने सिक्के? सिक्कों की संख्या बढ़ रही है ना। यहाँ पे 40 सिक्के मिले हैं। पहले में 54 था, दूसरे में 20 था, 20 का डबल, यहाँ पे 40 हो गया। 40 सिक्के मिले हैं कहाँ पे? पिटाई वल्द आरंग में। और ये जो सिक्के हैं ये 5वीं सदी के हैं। पांचवी सदी के सिक्के हैं, ठीक है। पिटाई वल्द आरंग में जो सिक्के मिले हैं, टोटल 40 सिक्के मिले हैं, और ये सिक्के 5वीं सदी के हैं। यहां तक हो गया। अब सिक्के में एक विशेष सिक्का है जो 40 में से है। 40 में से एक विशेष सिक्का है, एक है ना, केवल एक। कैसा है वो सिक्का? रजत जड़ित कांसे का, एक कांस्य सिक्का है ना, सॉरी कांस्य नहीं, तांबे का सिक्का। रजत जड़ित, रजत मतलब चांदी है ना, तो रजत जड़ित तांबे का सिक्का। रजत जड़ित तांबे का सिक्का मतलब पूरा जो सिक्का है वो तांबे का है, उसमें ऊपर या बीच में चांदी लगा हुआ है, ठीक है। और इस सिक्के को क्या कहा गया है? कुमार गुप्त का मयूर सिक्का। इस सिक्के को क्या कहा गया है? कुमार गुप्त का मयूर सिक्का। कुमार गुप्त का मयूर सिक्का कहा गया है। यहां तक समझ आया सबको? ठीक है। 40 सिक्के मिले कहां से? पिटाई वल्द आरंग से, है ना। तिथि क्या है? कब मिले हैं, कब के हैं सिक्के जो है वो 5वीं सदी के सिक्के हैं, ठीक है। 40 सिक्कों में से एक सिक्का जो है उसमें विशेष रूप से जो सिक्का है वो क्या है? तांबे का है, लेकिन उसमें रजत लगा हुआ है, चांदी लगा हुआ है, और उसी को क्या कहा गया है? मयूर सिक्का। किसका? कुमार गुप्त का। कुमार गुप्त जो बता चुका हूं मैं, यहाँ पे देख चुके हैं, जो खैरताल में मिला था, है ना, उसमें भी कुमार गुप्त का सिक्का था, तो वो गुप्त शासक है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। एक इतिहासकार है, नाम लिखना उसका, है ना, सॉरी उनका, विष्णु सिंह ठाकुर। विष्णु सिंह ठाकुर एक इतिहासकार हैं, विष्णु सिंह ठाकुर। ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि सिक्कों पे लिखा क्या है अपने शब्दों में, ठीक है। सिक्के में क्या लिखा है हम नहीं पढ़ रहे हैं। सिक्के में क्या लिखा है हम नहीं पढ़ रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं अपने शब्दों में, है ना, जो इन्होंने पढ़ा। अब हिंदी में थोड़ा ना होगा, ठीक है, जिस भी भाषा में होगा
अब इतिहासकारों को बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान होता है, तो अपने शब्दों में ये बता रहे हैं कि सिक्के में लिखा क्या है, सिक्के में क्या लिखा है। अब सिक्के पर क्या लिखा है, ध्यान से, है ना, यहां से शब्द पूछ सकते हैं कि कौन सा शब्द इसमें नहीं लिखा था करके। लिखना परम भागवत, परम भागवत महाराजाधिराज, परम भागवत महाराजाधिराज। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है। श्री कुमार गुप्त, ठीक है। विष्णु सिंह ठाकुर जी क्या बताते हैं कि सिक्के पे क्या लिखा है, परम भागवत महाराजाधिराज श्री कुमार गुप्त। आगे क्या लिखा है, क्या देखे थे यहाँ पे, विक्रमादित्यस्य, है ना, आगे लिखना विक्रमादित्यस्य। ठीक है, सिक्के पर पूरा क्या लिखा हुआ है, परम भागवत महाराजाधिराज श्री कुमार गुप्त विक्रमादित्यस्य। ठीक है। अब इस पे विष्णु सिंह ठाकुर जी बोलते हैं, बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ शब्द छूटे हुए हैं, है ना, शब्द पूर्ण नहीं है, शब्द पूर्ण नहीं है। वही बता रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है और बता रहे हैं कि यहाँ पे शब्द पूर्ण नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसिंग है, छूटा हुआ है। ठीक है, और इसी से वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऐसे ही शब्द, ऐसे ही जो शब्द है वो कुमार गुप्त के सिक्कों में भी हैं, ऐसे ही शब्द है ना, ऐसे ही शब्द जो हैं वो कुमार गुप्त के सिक्कों में भी है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, क्या समझ में आया यहाँ से कि ये जो सिक्के थे वो किसके निकले, कुमार गुप्त के निकले। समझ में आ गया। चलिए एक बार वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ स्रोत में। पहला है खैरताल बलौदा बाजार से 54 सिक्के मिले हैं। उसमें क्या है, अंकन क्या है, क्या अक्षर लिए, क्या शब्द लिखा हो, विक्रमादित्य से लिखा हुआ है। इससे पुष्टि होती है कि गुप्तवंशी शासक कुमार गुप्त, है ना, उनका सिक्का रहा होगा। ठीक है। दूसरा जो मिलता है सिक्का वो कहाँ से मिलता है, बाना भरत दुर्ग से मिलता है। वो 20 सिक्के मिलते हैं। ठीक है, 20 सिक्कों में से कुछ स्वर्ण के हैं, एक कांच का है। 20 सिक्के हैं, कुछ स्वर्ण के हैं, एक कांच का है, एक समुद्रगुप्त का है, और जो 7 है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। यहाँ भी हो गया। तीसरा जो सिक्कों का खान मिला है वो कहाँ पे मिला है, पिटाई वल्द, है ना, पिटाई वल्द, मारने वाला पिटाई वल्द, पिटाई वल्द आरंग, पिटाई वल्द आरंग में मिला है। ठीक है। कितने सिक्के मिले हैं, 40 सिक्के। तिथि क्या है, कब के हैं सिक्के, 5वीं सदी। 5वीं सदी में गुप्त काल का शासक, गुप्त वंश का शासन था। ठीक है, यहाँ हो गया। उसमें एक विशेष सिक्का मिलता है, तांबे का रजत जड़ित सिक्का, तांबे का रजत जड़ित सिक्का। आवाज अटक रहा है, यशस्वी टूरे, आप इसको अटकता है क्या? चलो यशस्वी का बढ़िया है, बताती तो है कि आवाज नहीं आ रही है करके, है ना। बाकी लोग तो सोए रहते हैं, अरे नहीं आ रहा तो क्या है, सो जाते हैं करके। ठीक है। चलिए, तो पिटाई वल्द आरंग में 40 सिक्के 5वीं सदी के, है ना,
उसमें एक विशेष सिक्का तांबे का रजत जड़ित सिक्का। अभी अगर आवाज सही से आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो रजत जड़ित तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का है, उसमें बीच में कहीं पे रजत लगा हुआ है, उसको क्या कहा गया है? कुमारगुप्त, जिसकी पहली भी बात हो चुकी है, उनका मयूर सिक्का कहा गया है, ठीक है, यहाँ तक सही है। उसके बाद एक इतिहासकार हैं विष्णु सिंह ठाकुर, वो क्या बोलते हैं कि सिक्कों में क्या लिखा हुआ है, अपने शब्दों में बता रहे हैं, ठीक है। परम भागवत महाराजाधिराज श्री कुमार गुप्त विक्रमादित्यस्य, ठीक है। और वो ये भी कहते हैं आगे कि ये गलत तर्जुमा है। गलत तर्जुमा अर्थात शब्द छूटे हुए से प्रतीत हो रहे हैं, और ऐसे ही गलत तर्जुमा जो कुमार गुप्त के जो गुप्त वंश, जो गुप्त साम्राज्य, उस वाले क्षेत्र में जो सिक्के मिले हैं, सेम पूरा का पूरा यही शब्द वहां पे भी लिखा हुआ है। इससे इसकी संभावना नहीं, पुष्टि ही हो जाती है कि ये सिक्के जो थे कुमार गुप्त के थे। स्क्रीनशॉट लेना इसका। चलिए, स्रोत हो गए ना, ये सिक्के वाला स्रोत हो गया। अब लिखना सब हेडिंग में एक और स्रोत है, 4 नंबर डाल लेना, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। क्या लिखोगे? प्रयाग प्रशस्ति, चौथा स्रोत है ये, है ना। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? प्रयाग मतलब इलाहाबाद वाला क्षेत्र, फिर से नाम क्या हो गया है? प्रयाग। फिर भी लिख देता हूं, है ना। प्रयाग मतलब इलाहाबाद, ठीक। और प्रशस्ति मतलब क्या है? प्रशंसा विवरण। विवरण नहीं है ना, प्रशंसा विवरण, प्रशंसा वाला विवरण। ऐसा नहीं कि विवरण बस है कि हाँ यहाँ गया था, ये पत्नी थी, ये पुत्र था, नहीं, उसकी जो प्रशंसनीय चीजें हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति। ये लेखक कौन है इसके? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन, ठीक है। कौन है? हरिसेन वाला, हरिसेन नहीं, यहाँ पे हरिसेन है, वो हरिसेन था, ये हरिसेन है, हरिसेन, ठीक है। और ये हरिसेन कौन है? ये हरिसेन कौन है? ये जो है समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। और ये समुद्रगुप्त कौन है? गुप्त वंश का शासक है, ठीक है। यहां तक समझ आया? प्रयाग का अर्थ है इलाहाबाद, जो वापस से प्रयाग हो चुका है। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा विवरण। लेखक कौन है? हरिसेन। हरिसेन कौन है? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। समुद्रगुप्त कौन है? गुप्तकालीन शासक है, जो कि बहुत ही महान शासक है, ठीक है। अब समुद्रगुप्त के बारे में देखना कि ये जो समुद्रगुप्त था, है ना, इसकी इच्छा क्या थी शुरू से? इसकी इच्छा जो थी शुरू से थी संपूर्ण भारत में राज करना, ठीक है। साम्राज्य जो है वो पूरे भारत में रहे, उत्तर भारत में नहीं। साम्राज्य जो है वो कहाँ रहे? उत्तर भारत में ना होके पूरे भारत में रहे, ठीक है। तो क्या हुआ? इसने जब पूरे उत्तर भारत को जीत लिया, है ना, उत्तर भारत जीतने के पश्चात उत्तर भारत जीतने के पश्चात अब क्या रह गया जीतने के लिए? पूरा उत्तर भारत। मैंने क्या बताया था? गुजरात से लेके पश्चिम में, गुजरात से लेके पूर्व में बंगाल तक, यहाँ तक साम्राज्य बहुत सुविशाल साम्राज्य था, वो विस्तारित था, ठीक है।
अब इनको जानकारी मिलती है कि मध्य क्षेत्र तो अपने शासन में नहीं है, अपने अधिकार में नहीं है, ठीक है, और मध्य क्षेत्र सतपुड़ा के नीचे और क्षेत्र है दक्षिण में, है ना, वो बहुत विशाल क्षेत्र है, वो भी हमारे अधिकार में नहीं है, क्योंकि उस समय जो सतपुड़ा है ना, सतपुड़ा जो है उसको दक्कन की कुंजी कहा जाता था, दक्कन की कुंजी कहा जाता था। उस क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में जिसका अधिकार होगा, है ना, क्योंकि ऊंचाई वाला क्षेत्र है, उसका पूरे दक्कन क्षेत्र में, है ना, अधिकार होगा। तो अब इसने क्या किया, उत्तर भारत पूरा जीतने के पश्चात इसने सोचा कि दक्षिण भारत में भी अपने राज्य को विस्तार किया जाए, वहां तक से राज्य को विस्तार किया जाए। तो इसने क्या किया, दक्षिण भारत को जीतने के लिए निकले, ठीक है, दक्षिण भारत को जीतने के लिए निकले, और उस अभियान को क्या कहा इन्होंने, दक्षिणापथ अभियान कहा, दक्षिणापथ अभियान, है ना, क्योंकि दक्षिण की पथ की ओर जा रहे हैं तो दक्षिणापथ अभियान, ठीक है। अब इन्होंने दक्षिणापथ अभियान शुरू कर दिया। अब उत्तर से निकल रहे हैं, इलाहाबाद वाले क्षेत्र से, ठीक है, या कहीं से भी निकले, धीरे 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 करके दक्षिण की ओर आ रहे हैं, और धीरे धीरे ही करते कहाँ पे पहुंचे, कोसल क्षेत्र में पहुंचे। दक्षिणापथ अभियान करते करते यहाँ कहाँ पे पहुंचे, कौशल में पहुंचे। अब यहाँ पे दक्षिणापथ अभियान के बाद एक चीज लिखना आप लोग, कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं पंक्ति, प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं पंक्ति, है ना, इसमें विवरण क्या मिलता है, इसमें विवरण क्या मिलता है कि जब समुद्रगुप्त कहाँ पे पहुंचा, कौशल क्षेत्र में पहुंचा, कौशल में, है ना, कौशल क्षेत्र में पहुंचा। अब भाई राज्य को विस्तारित कर रहा है, राज्य को विस्तारित कर रहा है मतलब बीच में जो भी राज्य आएंगे आक्रमण करना है, अधिकार में लेना है, आक्रमण करना है, राजाओं को या तो अपने अधिकार में लेना है, उनको परास्त करके, या फिर उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसे करते करते कहाँ पे पहुंच गया, कौशल में। कौशल में कौन मिलते हैं इनको, एक राजा मिलते हैं, कौशल के राजा उस समय कौन थे, नाम लिखना है ना, बहुत ध्यान से इस नाम को याद रखना, आगे काम आएगा भी। महेंद्र, महेंद्र या महेंद्र सेन, दोनों ही नाम सही हैं। कौन मिला इनको यहाँ पे, कौशल में, कौशल के राजा कौन थे, महेंद्र या फिर महेंद्र सेन। संभावना है कि या तो ये सरभवंशी शासक रहे होंगे, सरभ वंश के, या फिर वाकाटक वंश के, सरभ वंश के या फिर वाकाटक वंश के रहे होंगे। अब महेंद्र मिल गए कौशल में, बोले भैया किधर जा रहे हो, है ना, इधर किधर, यहाँ के राजा तो मैं, ठीक है, किधर निकले, तो बोले नहीं ऐसा ऐसा बात है। तो क्या हुआ यहाँ पे, समुद्रगुप्त के साथ युद्ध हुआ। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया, पराजित कर दिया, ठीक है, पराजित कौन हुआ, महेंद्र हुआ। पराजित किसने किया, समुद्रगुप्त ने। अभियान कौन सा चल रहा है, दक्षिणापथ अभियान। ये थोड़ा सा और दक्षिण में गए, ठीक है, कौशल में तो कौन मिले, महेंद्र मिले। उसके बाद थोड़े से और नीचे गए दक्षिण में, उसके बाद कौन मिलते हैं, दंडकारण्य वाले क्षेत्र में व्याघ्रराज। ये कौन थे, ये भी राजा थे, कहाँ के, दंडकारण्य वाला क्षेत्र, मतलब क्या नाम था, महाकांतार, ठीक है, महाकांतार। इनको बोले कि अभी वो कौशल में वो महेंद्र करके मिला था, वो अभी ऐसे खत्म है ना, तो तुमको क्या करना है करके इन्होंने भी लड़ा। ये भी क्या हुए,
परास्त हो चुके। ठीक है, ये भी परास्त हो चुके। महाकांतार क्षेत्र अभी का सिहावा वाला क्षेत्र है ना, वर्तमान सिहावा लिख लो यहाँ पे, वर्तमान सिहावा। नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, यस सर। वर्तमान सिहावा, कौशल में महेंद्र सेन या महेंद्र को पराजित किया। सिहावा की तरफ महाकांतार में गए तो व्याघ्रराज को नाम व्याघ्र रखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, दोनों पराजित हो गए। उसके बाद क्या किया समुद्रगुप्त ने, है ना, दोनों का राज्य वापस कर दिया। इन दोनों का राज्य क्या किया इसने, वापस कर दिया। राज्य वापस कर दिया। राज्य वापस कर दिया मतलब अधिकार किसका, अभी भी समुद्रगुप्त का। ठीक है, राज्य वापस कर दिया गया, अधिकार अभी भी समुद्रगुप्त का। अब ये गुप्त वंश के अधीन हो गए। अब जो कौशल वाला क्षेत्र है या फिर दक्षिण कौशल कह लीजिए, है ना, सॉरी कौशल कह लीजिए, दोनों है ना, ये दोनों क्षेत्र गुप्त के अधीन हो गए या फिर समुद्रगुप्त के अधीन हो गए। ठीक है, क्योंकि समुद्रगुप्त क्या कौशल में थोड़ा ना शासन करेगा, वो तो बस जीतने आया था, है ना। ठीक है, हम राजा हैं, तुम हमारे राजा हो, छोटे राजा हो, है ना, यहाँ पे करो जो भी है बताना। ये चीज हो गई। कहाँ पे मिल रही है जानकारी, प्रयाग प्रशस्ति पंक्ति नंबर 19। ठीक है, कौशल के राजा महेंद्र या फिर महेंद्र सेन। कौन से राजवंश के हो सकते हैं, सरब राजवंश के या फिर वाकाटक राजवंश के। फिर महाकांतार में कौन, व्याघ्रराज, उनको भी परास्त कर दिया। यहां तक समझ आया सबको। इसके बाद क्या हो गया, जो ये वाला क्षेत्र है गुप्तों के अधीन हो गया। इसी के बाद से है ना, सरकारी दस्तावेजों में इस समय के बाद से, है ना, गुप्त संवत का प्रयोग दिखता है। गुप्त संवत का प्रयोग दिखता है। इससे क्या समझ आ रहा है, गुप्त संवत का प्रयोग कहाँ पे होगा। अब श्रीलंका में भारत का थोड़ा ना मुहर लगेगा, है ना, भारत देश का। तो अब यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मुहर, जो दस्तावेज है, जो सिग्नेचर है, वो किसका होने लग गया, यहाँ पे गुप्त वंश का। इसलिए गुप्त वंश का यहाँ पे संवत भी चलने लग गया। तो यहाँ से प्रमाणित क्या हो जाता है कि इस क्षेत्र में गुप्त वंश का शासन चलने लग गया। ठीक है, एक चीज यहाँ पे लिख लेना, और एक चीज लिख लेना यहाँ पे, एक किंवदंती है, जनश्रुति है। एक जनश्रुति क्या है, अभियान के तहत, है ना, अभियान के दौरान, अभियान के दौरान, है ना, महानदी के तट पर, है ना, महानदी के तट पर, महानदी तट पर इन्होंने अपना डेरा डाला था। महानदी तट पर क्या किया था, डेरा डाला था। सेना लेके चल रहे हैं तो कहीं तो रुकना रहेगा ना, तो पड़ाव भी कहते हैं उसको। तो डेरा डाला था। महानदी के तट पर डेरा डाला था। ठीक है, अब नदी कौन सी है, महानदी। महानदी का पहला दो अक्षर महा। ठीक है, शासक कौन है यहाँ पे, समुद्रगुप्त। पहला दो अक्षर जो है स और मु, तो यहां से क्या बनता है, महासमुंद। तो जहां पे डेरा डाला था महानदी के तट पर, वो क्षेत्र कौन सा था, महासमुंद वाला क्षेत्र था। तो ये एक जनश्रुति है ना। तो महासमुंद का नाम यहाँ से बना है, समुद्रगुप्त और महानदी को लेके। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति देखे, लेखक है हरिशेन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। समुद्रगुप्त गुप्तकालीन शासक है। प्रयाग मतलब इलाहाबाद, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा विवरण। जब इन्होंने पूरी तरीके से उत्तर भारत को जीत लिया तो ये दक्षिण भारत को जीतने के लिए चले, उसी को दक्षिणापथ अभियान कहा गया। ठीक है,
और जब कौशल क्षेत्र में पहुंचे तो इनको महेंद्र सेन या महेंद्र मिले, जो कि वाकाटक या फिर सरबपुरी राजवंश के थे। और आगे चले तो महाकांतार, जो आजकल सिहावा या आसपास का क्षेत्र है, वहां पे कौन मिले? व्याघ्रराज। इन दोनों को इन्होंने पराजित किया और इनका राज्य वापस कर दिया। लेकिन अधिकार किसका हो गया यहाँ पे इस क्षेत्र में? गुप्त वंश का और गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त का। ठीक है। महानदी कैसे बना? डेरा डाला था अभियान के तहत महानदी के तट पर, तो इसलिए समुद्रगुप्त का समूह और महानदी का महा से, है ना, बना ये। और क्या हुआ है? सरकारी दस्तावेजों में इस समय के बाद से, इससे पहले नहीं, इस समय के बाद से गुप्त संवत का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया। आगे 2-4 लाइन का है, लेकिन क्लास का टाइम हो गया है, अहमद सर की क्लास है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में जो 2-4 लाइनें हैं वो मैं कंप्लीट करा दूंगा, है ना, जो गुप्तकालीन स्थल मिले हैं, मंदिर वगैरह जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी तक बस इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।